नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा ही हमने एक सीरीज को चालू कर रखा है, महाकुंभ 2025। एक महाकुंभ कहाँ पर है? प्रयागराज में है। एक महाकुंभ कहाँ है? यहाँ पर चल रहा है। दोस्तों दोनों जगह उद्धार होने वाला है। वहां पर डुबकी लगाओगे तो पाप कट जाएंगे, और यहाँ पर यदि आपने डुबकी लगाई तो कहीं ना कहीं आपका पेपर निकल जाएगा। तो दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इस महाकुंभ की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जिसकी जो परीक्षा है वो होने वाली है, उसी की क्लासें चल रही हैं, और ये क्लासें मुख्यतः एमसीक्यूज की हैं, जिसमें 5000 प्लस एमसीक्यूज आप लोगों के पास में आएंगे। अब इसमें जो है सुबह शाम क्लासें आप लोगों को मिल रही हैं। आज की इस क्लास में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है मुख्यतः यूनिट फर्स्ट की थर्ड क्लास। दोस्तों ये जो क्लास है इसमें जो हमारा पूरा सिलेबस है वो मिक्सअप है। इसके पहले जो 2 क्लासें आई थी उसमें हमने जो चर्चा की थी उसमें कुछ मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न थे, और इसके अलावा जो उसमें प्रश्न थे वो अवधारणा और विचार को लेकर ज्यादा प्रश्न थे। जैसे कि हमारा जो उपनिषद है ना, हमारे जो वेद हैं और तीर्थंकर है, बोधिसत्व है ना, यज्ञ हैं, इनसे संबंधित जो थे वो प्रश्न थे उसमें। आज जो हम चर्चा करेंगे वो मिक्सअप क्वेश्चन होंगे इसमें, यानी कि इसमें मध्यकालीन भारत भी आ जाएगा, आधुनिक भारत भी आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम चालू करते हैं। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है वो उन क्लासों को जरूर देख लें। अवधारणा और विचार ये जो टॉपिक है 2024 में जोड़ा गया था, काफी लोगों को इसमें समस्या है। उसमें जो मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं उसमें कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बताया ताकि आप समझ पाए कि भैया ठीक है किसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, उपनिषद किसका क्या है, उपनिषद और ये सब अलग है कि क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन क्लासों को देखेंगे तो वो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए दोस्तों इस क्लास को हम चालू करते हैं, उठाते हैं पहला प्रश्न, देखते हैं क्या कह रहा है। तो भैया जो हमारा पहला प्रश्न है वो है जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब किया गया था? भैया जम्मू कश्मीर का भारत में जो विलय है वो कब किया गया था? 25 जनवरी 1947, 24 अक्टूबर 1947, 27 नवंबर 1949 या 26 अक्टूबर 1947। देखिए दोस्तों, जब भारत हमारा आजाद हो चुका है 15 अगस्त के बाद, तो बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जो नाटक कर रही थी किसमें विलय होने से। उनमें से एक जम्मू कश्मीर भी है। तो जम्मू कश्मीर में होता क्या है कि 15 अगस्त के बाद तक भी जो विलय है वो नहीं हो पाया है, क्योंकि वहां के जो राजा हैं हरि सिंह वो चाहते नहीं है किसी भी जगह पर विलय होना। ना ही वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में जाएं और ना ही चाह रहे हैं भारत में आए। इसी चक्कर में ये काम जो है वो आगे बढ़ रहा था। इसका जो सही आंसर है, पहले आंसर देख लेते हैं फिर इसकी कहानी पर ध्यान देंगे। तो कब है? 25 जनवरी 1947, 24 अक्टूबर 1947, 27 नवंबर 1949 या 26 अक्टूबर 1947। तो विलय कब हुआ है? 26 अक्टूबर 1947। इसका जो आंसर है दोस्तों वो तो है 26 अक्टूबर 1947। अब इसकी जो कहानी है वो इस तरीके से है कि जो हरि सिंह है वहां के राजा हैं, वो चाह नहीं रहे हैं कि ना हम वहां जाए ना यहाँ जाए, क्योंकि हर एक राजा ही चाह रहा था कि भैया हम स्वतंत्र हैं। कल भी राजा थे, आज भी राजा रहे, लेकिन चूंकि विलय होना तो जरूरी है, लेकिन ये माने नहीं। जब ये नहीं माने तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है उससे इनकी अनबन हो गई। पहले तो अच्छी बात चल रही थी, पर फिर जब अनबन हो जाती है तो पाकिस्तान वहां से अटैक करना इन पर चालू कर देता है। जब पाकिस्तान इन पर अटैक करना चालू करता है, लगभग 22 अक्टूबर की बात है। कब की बात है? 22 अक्टूबर की। तो 22 अक्टूबर को जब अटैक होने लगते हैं कश्मीर पर, तब इनका ध्यान जाता है कि भैया भारत से मदद मांगी जाए। तो चूंकि भारत के पास आते हैं मदद मांगने के लिए, तो भारत ये बोल देता है, उस समय लॉर्ड माउंटबेटन है, तो वो ये बोल देते हैं कि भैया संधि शर्तों के अनुसार चूंकि आपका विलय भारत में नहीं है तो हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। तब फिर विलय पत्र के माध्यम से कुछ संधि शर्तों के अनुसार उनको मजबूरन 26 तारीख को यानी 26 अक्टूबर 1947 को उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, और उसके बाद में जो विलय है कश्मीर का वो भारत में मान लिया जाता है। हम सब जानते हैं वो विलय पत्र ही आगे चलकर ये जो 370 वाली धारा थी, है ना, जो 370 अनुच्छेद था, जो 306 वाली धारा थी, यही मुसीबत भी बन जाती है, क्योंकि वही विलय पत्र के अनुसार उनका खुद का अपना संविधान होगा। तो उनका जो संविधान था वो 1957 में लागू हुआ। यानी कि जम्मू कश्मीर एक राज्य तो था पर वो भारत के अंदर तो है, पर उसके बावजूद भी बहुत सारे जो कायदे और कानून है, यानी कि जो उनके अपने अधिकार हैं वो उन्हीं तक में सीमित है। यानी कि वो सिर्फ अकेले जम्मू कश्मीर में ही लागू होंगे, यानी भारत के बहुत सारे जो कानून है वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे। इस तरीके से तो याद रखिएगा 22 अक्टूबर को हमला होता है पाकिस्तान का, और 26 अक्टूबर को वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न देखते हैं क्या है। कहानी इसकी और भी बड़ी है दोस्तों, बता सकता हूं, लेकिन यदि कहानी में पूरी बताने लगा आपके लिए तो फिर ये क्वेश्चन रह जाएंगे। आप मोटा मोटा इसको समझ लीजिए ताकि आपके दिमाग में वो एक छवि बन जाए, क्योंकि ये प्रश्न जरूरी है, एकीकरण से संबंधित है, इसलिए पूछा जा सकता है। चलिए, वर्तमान में भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषदें गठित हैं? 6, 4, 7, 8। तो दोस्तों कितनी क्षेत्रीय परिषद हैं? तो वर्तमान में भारत में 6 क्षेत्रीय परिषद है। एक बात को याद रखना है, अभी जो नई क्षेत्रीय परिषद है वो कौन सी वाली है? उत्तर पूर्व वाली। कौन सी? उत्तर पूर्व, या ये ऐसे भी आ सकता है पूर्वोत्तर वाली, पूर्वोत्तर वाली, है ना। तो एक तो पूर्व की परिषद है ना, जहां का जो मुख्यालय है वो कौन सा है? कलकत्ता है। और एक पूर्वोत्तर की है जो हमारे
7 राज्य हैं उनसे संबंधित है, ठीक है ना। तो ये क्षेत्रीय क्या परिषद है। अच्छा, इन क्षेत्रीय परिषदों का प्रमुख कौन होता है, तो इनका जो प्रमुख होता है वो होता है गृह मंत्री। कौन है प्रमुख? गृह मंत्री। और ये तो होगा इनके कौन? अध्यक्ष। इसको जरूर याद रखिएगा, अध्यक्ष हैं। चलिए भैया, और क्या इनके बारे में खास ये है कि इनके सदस्य कौन होते हैं। तो जो क्षेत्रीय परिषद जहां पर हैं, जैसे 6 क्षेत्रीय परिषद हैं, तो इनमें से इन क्षेत्रीय परिषदों में जितने भी राज्य हैं उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो इसके क्या होते हैं? उपाध्यक्ष। तो संबंधित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन होते हैं? मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। मुख्यमंत्री, अध्यक्ष कौन हो गए? तो अध्यक्ष जो है वो हो गए गृह मंत्री, ठीक है। तो याद रखना, अध्यक्ष हो गए और उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है प्रश्न। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 1956, 1953, 1947 या 1954? तो ये कब किया गया है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है 1953। 1956 में अधिनियम बना है। वो क्या पूछ रहे हैं? गठन कब किया गया है? तो गठन इसका कब हुआ था? 1953 में इसका गठन हुआ है। तो इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है प्रश्न। आपको मालूम है जो फजल अली हैं वही इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। साथ साथ में इसके और भी जो सदस्य हैं जैसे पंडित हृदयनाथ हैं, है ना, KM पडिक्कर हैं। जो फजल अली थे वो कौन थे? तो वो इसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना, न्यायमूर्ति फजल अली। अप्रैल मई में केरल में मनाया जाने वाला मंदिर उत्सव जो हाथियों के जुलूस के लिए जाना जाता है, लोसर है, त्रिशूर पूरम है, तोड़ गया है या उगादी है? अब ये देखिए, संस्कृति से संबंधित प्रश्न है। ऐसे प्रश्न भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं तो आप सोचते हो कि यार MPPSC ने ऐसा प्रश्न पूछ लिया। बिल्कुल, कुछ क्वेश्चन तो वैसे आपके लिए डालेंगे ही जो मेरिट के लिए होंगे। 100 में से 100 थोड़ी ना आ जाएंगे। 100 में से 100 यदि आ जाए तो उस परीक्षा का क्या मतलब है। तो देखिए, अप्रैल मई में, हालांकि इतना कठिन प्रश्न नहीं है, अप्रैल मई में केरल में मनाया जाने वाला मंदिर उत्सव जो हाथियों के जुलूस के लिए जाना जाता है वो किससे संबंधित है? त्रिशूर पूरम से। किससे? त्रिशूर पूरम से। दोस्तों, इसी में एक क्लास है जो शायद इस क्लास के बाद आए या 2-3 क्लासों के बाद आए, जो मेन संस्कृति से संबंधित होगी। तो इस तरीके के जितने प्रश्न हैं उनका डिस्कस मैं आप लोगों से वहां पर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर करूंगा तो बहुत सारे प्रश्न अभी रह जाएंगे। तो उनका डिस्कस वहीं पे करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे ही संबंधित प्रश्न आते जाएंगे। जैसा मैं हर क्लास में आप लोगों को बताता हूँ, मैप बनाता हूँ या कोई डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम के माध्यम से पहले समझा देता हूँ, फिर उसी के अनुसार पूरे के पूरे क्वेश्चन आते हैं और आप लगाते हुए जाते हो। उसमें होता क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो इनके लिए एक अलग से क्लास है जो मुख्यतः संस्कृति से संबंधित होगी। उसमें हम भारत की और मध्य प्रदेश की दोनों की लेके आएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे का क्या प्रश्न है। गोटी पुआ नृत्य किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा या राजस्थान? गोटी पुआ नृत्य किस राज्य का है? तो ये कहाँ का है? जैसे आंध्र प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा या राजस्थान। तो ये कहाँ का है? मुख्यतः ये ओडिशा का नृत्य है। कहाँ का है? ओडिशा का नृत्य है। जैसे राजस्थान का नृत्य क्या है? तो राजस्थान का नृत्य जैसे झूमर, है ना। राजस्थान का कौन सा हो गया? झूमर हो गया। आंध्र प्रदेश है, यहाँ का कौन कौन सा है? जैसे कुचिपुड़ी, है ना, मोहिनीअट्टम। चलिए, मणिपुर का एक नृत्य आप लोग बताइएगा कि यहाँ का नृत्य कौन सा, आप लोग को याद होंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न देखते हैं। हम्पी स्थित विरूपाक्ष मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? देखिए, दक्षिण भारत के मंदिरों को लेकर बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जब संस्कृति वाले पार्ट में आएंगे तब अपन सभी मंदिरों को देखेंगे। लगभग 100 प्रश्न रहेंगे, उसमें आपके पूरे मंदिर पूरे क्लियर हो जाएंगे। फिर भी इस वाले प्रश्न को देखते हैं, ये क्या कह रहा है। हम्पी स्थित विरूपाक्ष मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो दोस्तों, ये शिव को, इंद्र को, विष्णु को, इनमें से कोई नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, दक्षिण भारत के अधिकतर जो मंदिर है वो किसके लिए समर्पित है? शिव के लिए समर्पित है। ऐसा नहीं है लेकिन कि यहाँ पर विष्णु जी के मंदिर नहीं है, विष्णु जी के भी बहुत सारे मंदिर हैं। अधिकतम मंदिर शिव के लिए समर्पित है। अधिकतम वो लोग शैव धर्म को ज्यादा प्रायिकता दिया करते थे, और इसका जो आंसर है वो भी क्या है? शिव है। देवराय द्वितीय के शासन काल में ये मंदिर बन रहा है। किसके? देवराय द्वितीय के। इसको याद रखिएगा, देवराय द्वितीय, है ना। विजयनगर साम्राज्य से ये सब संबंधित है। तो देवराय द्वितीय के शासन काल में ये जो मंदिर है ये बन रहा है। आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न क्या है। आगे का प्रश्न है, हीराबाई बरोड़कर निम्न में से किस संगीत शैली से संबंधित है? हिंदुस्तानी संगीत है, कर्नाटक संगीत है, पड़वानी शैली है या गजल गायकी है?
हीराबाई बरोड़कर निम्न में से किस संगीत शैली से संबंधित हैं? तो इसका जो आंसर है दोस्तों क्या है? हिंदुस्तानी संगीत। ये हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। एक ट्रिक बताऊंगा आप लोगों के लिए, उस ट्रिक के माध्यम से आप जितने भी ये संगीतकार हैं इन सबको याद कर लेंगे कि भैया कौन कर्नाटक संगीत वाले या पड़वानी शैली वाले या गजल गायकी वाले हैं। उन ट्रिकों के माध्यम से ये सब चीजें आपके लिए मिल जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ भैया हमारी ये ट्रिक दे दो। अब चूंकि मैं दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हो, और नहीं अगर उस पर ध्यान दोगे तो फिर मेरी मेहनत जो है वो बेकार चली जाएगी। इसलिए फालतू की मेहनत करने का कोई मतलब नहीं। यदि आप लोगों को आवश्यकता है तो हम बिल्कुल आप लोगों को देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मासिर ए आलमगीरी के रचयिता कौन है? खफी खां, साकी मुसद्दिद खां, इनायत खां या अकील खां? मासिर ए आलमगीरी, मासिर ए आलमगीरी। आपको ये किताबें जो है वो पूरी की पूरी याद होनी चाहिए कि कौन किसके जो है रचयिता है। खफी खां, साकी मुसद्दिद खां, इनायत खां या अकील खां? तो ये क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा साकी मुसद्दिद खां। देखिए कुछ जो किताबें हैं वो अक्सर पूछी जाती हैं, जैसे कि एक है चचनामा। चचनामा, इससे हमें सिंध का इतिहास मालूम पड़ता है। जो मोहम्मद बिन कासिम है, जब उसका आक्रमण हो रहा है तो उनसे संबंधित जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है? चचनामा से। तो फिर इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कोई भी नहीं है, यानी अज्ञात है। किसने लिखे ये नहीं पता। चच नाम जो है वो दाहिर जो समय पे शासक है सिंध के, उनके पिता का नाम है। और इसका जो अरबी में जो ट्रांसलेशन हुआ है या इसको जो अरबी में ट्रांसलेट किया गया है तो वो किसने किया है? अबू कुफर कुकी ने। ठीक है, अबू कुफर कुकी ने इसके लिए अरबी में क्या किया है? ट्रांसलेट किया है। तो जैसे चचनामा हो गई। एक और किताब के बारे में अक्सर पूछ लिया था, जैसे किताबुल हिंद। किताबुल हिंद ये किसकी है? तो ये है जो महमूद गजनवी के साथ में एक व्यक्ति आ रहा है उसकी है। क्या नाम है उसका? अल-बरूनी, है ना। इसी का नाम क्या है? तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद। ठीक है, तो ये जो किताबें हैं अक्सर हमसे पूछ ली जाती है। जैसे एक है शाहनामा। शाहनामा ये किसकी है? ये शाहनामा बुक है, याद रखिएगा। ये है फिरदौसी की। फिरदौसी की शाहनामा किसकी है? फिरदौसी की है। इससे हमें क्या पता पड़ता है? ईरान के वंशजों की जानकारी। ईरान में जो महान महान वंश हो रहे हैं, महान महान साम्राज्य है, वहां की जानकारी मिलती है। तो ईरान की जानकारी हमको यहाँ से मिलती है। शाहनामा किसकी है? अबू बुकर कूफी। बुकर है, याद रखना। अबू बुकर कूफी। कूफी, ठीक है, अबू बुकर कूफी की ये बुक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे की देखते हैं। आगे का प्रश्न जो है वो क्या बोल रहा है? 3 किताबें जरूर याद रखिएगा, किताबें तो और भी है दोस्तों। चलिए, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध किया गया है? कुंभ मेला, गंगा सागर मेला, जगन्नाथ रथ यात्रा मेला या पुष्कर मेला? तो भैया अभी इस समय क्या चल रहा है? महाकुंभ चल रहा है, उसी से संबंधित प्रश्न है। तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध किया गया है? कुंभ मेला। इसको लेकर कब किया गया था? 2017 में किया गया था। अच्छा, और ये जो मेले हैं ये कहाँ से संबंधित हैं? ये भी जान लेना जरूरी है। तो ये मेले कहाँ से संबंधित हैं दोस्तों? पुष्कर जो मेला है ये मुख्यतः कहाँ का है? राजस्थान का है। कहाँ का? राजस्थान का। चलिए भैया, इसके बाद में जो जगन्नाथ रथ यात्रा मेला है ये कहाँ होती है? उड़ीसा में होती है ना, उड़ीसा में होती है। और इसके बाद में ये जो गंगा सागर मेला है ये कहाँ पर है? तो ये मुख्यतः बंगाल का है। कहाँ का है? बंगाल का है। क्लियर है? तो ये है वो गंगा सागर मेला, बंगाल हो गया। जगन्नाथ रथ यात्रा मेला उड़ीसा हो गया। ये सा है पुष्कर मेला, राजस्थान हो गया। ठीक है, आगे चलें। ये याद होने चाहिए कि भैया ये मेले कहाँ पर है। नॉर्मल सा प्रश्न है, ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। तो गंगा सागर से भी आप बंगाल लगा सकते हो। जगन्नाथ तो है ही, जगन्नाथ एक धाम भी है ना। कहाँ पर? उड़ीसा में। और इसके बाद पुष्कर मेला तो राजस्थान में है ही। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से मेल नहीं खाता? मधुबनी चित्रकार बिहार, तंजावुर चित्रकारी तमिलनाडु, बानी यानी राजस्थान या बारली चित्रकार उड़ीसा? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा भैया? केवल 1 और 3। क्या 1 और 3 है? केवल 2 और 4, केवल 2 और केवल 4। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से मेल नहीं खाता? मधुबनी चित्रकारी ये बिहार में है, होती है। तंजावुर चित्रकारी तमिलनाडु में होती है, होती है। बानी यानी राजस्थान में होती है, ये भी हो जाती है। ये कह रहे हैं नहीं खाता। बारली चित्रकारी उड़ीसा में, ये इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल डी। तो ये वाला जो है वो मेल नहीं खा रहा है। तो ये बारली चित्रकारी कहाँ से संबंधित है दोस्तों? ये महाराष्ट्र से संबंधित है। बारली चित्रकारी, बारली चित्रकारी।
कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। होता क्या है इसमें? इस चित्र में दरअसल जैसे मिट्टी में या फिर दीवार में पेड़ पौधे हो गए, छोटे छोटे जीव हो गए, इनके चित्र बनाए जाते हैं। इसी को बारली चित्रकारी भी कहते हैं। तो बारली चित्रकारी कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से। मिट्टी, पेड़ पौधे, छोटे छोटे जीव जंतु, इन सबके चित्र जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कला की गांधार शैली का प्रतिनिधित्व करता है? बमियान बुद्ध, बोधिसत्व शाक्य मुनि, स्लीपिंग बुद्धा या भूमि स्पर्श बुद्ध? निम्न में से कौन सी कला गांधार शैली का प्रतिनिधित्व करता है या गांधार शैली से संबंधित है? दोस्तों इसका जो आंसर है वो है बामियान बुद्ध। ये जो मूर्तियां हैं ये कहाँ पे हैं? ये अफगानिस्तान में है। याद रखिएगा, खंडित है अब तो अफगानिस्तान। जो गांधार कला है जिसकी हम बात करते हैं, जब हम शुरुआत में पढ़ते हैं मौर्य उत्तर काल के समय, तो गांधार कला, मथुरा कला बहुत ज्यादा अपने चरम पर है। एक से एक मूर्तियां यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। उसी का जो उदाहरण है वो कहाँ पर है? अफगानिस्तान। क्योंकि जब हम वहाँ पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो गांधार कला है जो हेलेनिस्टिक आर्ट से प्रभावित है, ये कहाँ पर है? उत्तर में और पश्चिम में। उत्तर और पश्चिम वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो इसका अभी इस समय पर जो एक मुख्य उदाहरण के तौर पर तो बामियाना बुद्ध है। ये लगभग में एक तो 35 मीटर और एक 53 मीटर की बहुत ऊंची क्या है? मूर्तियां हैं, जो कि किससे संबंधित हैं? गांधार कला से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा कहाँ पे है? बामियान। ये जगह है अफगानिस्तान के पास में। आक्रमण होते हैं यहाँ पे और इन मूर्तियों को खंडित कर दिया जाता है। आगे चलते हैं। बोधिसत्व जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों? बोधिसत्व महायान से संबंधित है कि नहीं है? महायान से संबंधित है। महायान शाखा है ना, बौद्ध धर्म में 2 शाखाएं थी, हीनयान, महायान। फिर हम 9वीं शताब्दी में एक और शाखा देखते हैं, वज्रयान, जो कहाँ पर थी? बंगाल तरफ थी, ठीक ना, जो कि जादू टोने तंत्र मंत्र से संबंधित है। आगे चलते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों में बिमना को किस रूप में संदर्भित किया गया है? बिमना, इसको विमान भी कहा जाता है। यहाँ पर आप बिमना को देख के डरना नहीं, इसको विमान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विमान। अब विमान से यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जो मंदिर होता है दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत की शैली क्या है? द्रविड़ शैली है। उत्तर भारत की नागर शैली है। तो दक्षिण भारत की जो द्रविड़ शैली है, इसमें मंदिर बनाने की कुछ अपनी अलग स्टाइल है। उन्हीं स्टाइलों के नाम अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जो मंदिर का ऊपर का भाग होता है पिरामिड नुमा, ऊपर वाला क्षेत्र, उसको क्या कहा जाता है? विमान कहा जाता है ना। और जो मुख्य, उसको विमान कहा जाता है। तो विमान के हिसाब से देख लेते हैं भैया कौन सा इसका ऑप्शन होगा। मुख्य देवता के रखने का स्थान नहीं, ये तो हो जाएगा गर्भगृह। दूसरा है मुख्य मंदिर के ऊपर मंदिर की मीनार, हो सकता है। तीसरे वाले को भी देख लेते हैं। मंदिर के शीर्ष पर संरचना की तरह एक पत्थर की डिस्क, मानक स्तंभ के साथ मंदिर के मुख्य देवता का वाहन। इसको हम क्या बोल देते हैं? एक तरीके से मंडप। इसको मंडप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या बता रहा है कि जब हम अंदर जा रहे हैं तो मंदिर में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो उसके लिए क्या हो जाता है? मंडप हो जाता है, ठीक है। और मुख्य देवता के रखने का जो स्थान है वो गर्भगृह हो जाता है। मंदिर का एकदम जो शीर्ष यानी एकदम सबसे ऊपर वाला क्षेत्र है, उसको क्या बोल देते हैं? उसको कलश बोल देते हैं। ये सब दक्षिण भारत वाले बता रहा हूँ ना, द्रविड़ शैली वाले। तो अब इसमें एक आंसर बचा है या एक मेन, मुख्य मंदिर के ऊपर मंदिर की मीनार। तो जो मुख्य मंदिर है उसके ऊपर जो एकदम सीधी सी मीनार जाती है, एकदम लंबी सी, उसी को हम क्या बोलते हैं? विमान बोलते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा आंसर? बी। याद रखना, विमान क्या है? जो एकदम सीधे से ऊपर जाते हैं। और विमान मुख्यतः कहाँ की विशेषता है? दक्षिण भारत के मंदिरों की। आप देख लीजिए, रामेश्वरम में चले जाएंगे, वहां का मंदिर देखेंगे तो एकदम सीधा ऊंचाई पे है। हमारे यहाँ पर कैसे मंदिर है? यानी उत्तर भारत में जो मंदिर है उसमें एक मंदिर होगा, 4 मंदिर उसको और घेरे हुए होंगे। वो विमान की तरह एकदम से ऐसे ऊंचे नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऊंचे ज्यादा मंदिर होते हैं कि नहीं होते हैं द्रविड़ शैली में। चलिए आगे चलते हैं। मोहन महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार है? मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, कथकली या ओडिसी? मोहन महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार हैं? मोहिनीअट्टम के हैं, मणिपुरी के हैं, कथकली के हैं या ओडिसी हैं? दोस्तों इनका जो आंसर है वो है क्या? ओडिसी। फिर मैं वही बात बताऊंगा, यदि आप लोगों की ट्रिक चाहिए हो तो आप लोग बताइएगा। तो मैं जैसे संगीत कौन कौन से कहाँ पर हैं, संगीत से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं, तो वो ट्रिक मैं आप लोगों को बता दूंगा। एक बार में ही आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे ओडिसी हो गया, तो मोहन महापात्र किससे संबंधित हो गए? ओडिसी से संबंधित हो जाते हैं, ठीक है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। जैसे कथकली है तो ये कहाँ का है भैया? बताइए कथकली। तो ये मुख्यतः जो है वो केरल से संबंधित है कि नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी भारतीय इस्लामिक स्थापत्य की विशेषता है?
अरबस्क विधि, जाली कार्य, पच्चीकारी तकनीक, मानव और पशु की आकृतियां, दोनों पूछ रहा है, भारतीय भी और इस्लामिक भी। इनमें से कौन सी भारतीय इस्लामिक स्थापत्य की विशेषता है? अरबस्क विधि है, जाली कार्य है, पच्चीकारी तकनीक है, मानव और पशु आकृति। केवल 1, 2, 4, पच्चीकारी इसमें नहीं जोड़ा है इन्होंने, क्योंकि पच्चीकारी, चलिए आगे देखते हैं। केवल 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 या उपर्युक्त सभी, है ना। इसमें थोड़े जो ऑप्शन है वो थोड़े गड़बड़ हैं, पर इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ये है कि पच्चीकारी तकनीक नहीं है, बाकी अरबस्क विधि है, जाली का कार्य है, मानव और पशु की आकृतियां हैं। ये जो पच्चीकारी तकनीक है ये आंसर में नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है, ये समझ में आया आप लोगों की नहीं आया? ये जो ऑप्शन है वो थोड़े से गड़बड़ हो चुके हैं। क्या ऑप्शन? बाकी इसका जो आंसर है वो है पच्चीकारी तकनीक। इनमें से कौन सी भारतीय इस्लामिक स्थापत्य की विशेषता है? अच्छा हाँ, सॉरी माफ करिएगा। इनमें से कौन सी भारतीय इस्लामिक स्थापत्य की विशेषता है? अरबस्क विधि, जाली कार्य, पच्चीकारी तकनीक, मानव और पशु आकृति। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है 1, 2, 4, यानी कि अरबस्क विधि भी है, जाली कार्य भी, मानव पशु आकृति। ये जो तीसरी वाली है ये इसका आंसर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1, 2 और 4। ये जो पच्चीकारी तकनीक है ये नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पे प्रश्न जो है वो सही है, जो ऑप्शन है, बाद में उत्तर वाले वो थोड़े से गड़बड़ हैं, तो मैंने आपको समझा दिया कि पच्चीकारी तकनीक जो है वो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बीटी गंदेव, सत्यभक्त, लाला लाजपत राय, एनएम जोशी। बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए दोस्तों आप लोगों को। कौन है इसके जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष? लेकिन कौन सा? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस। यहाँ कांग्रेस से वो मत लगा लेना, वो वाली कांग्रेस है ना, वो 1885 बनी थी। यहाँ पे ट्रेड यूनियन लिखा हुआ है। कांग्रेस का वैसे मतलब क्या होता है? व्यक्तियों का समूह। तो ऐसे बहुत सारे जो संस्थाएं हैं उनमें कांग्रेस पीछे लगा हुआ है, लेकिन ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है, ये है भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय। याद रखना, जवाहरलाल नेहरू भी 1996 में इसके अध्यक्ष बने हैं, है ना। उन्नीस में कब है? 1929 है। 1929 में भी जवाहरलाल नेहरू इसके कौन बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू। 1996 आ गया था, लेकिन आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू 1929। मान लो अगर पूछ लेते हैं, बाकी लाला लाजपत राय इसके कब बने थे? तो 1920 में। ठीक है, चलिए 1996 हो गया था। आगे चलते हैं। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, बार बार पूछा जाता है हंटर आयोग। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। जनरल डायर ने ओ डायर के कहने पे अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। कहाँ पर? अमृतसर में, जिसमें बहुत सारे जो व्यक्ति हैं बैसाखी के दिन वहां पर खड़े थे। एक शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस था वहां पर, है ना, विरोध में खड़े थे। सैफुद्दीन किचलू, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी, तो इनके चक्कर में वहां पर है, और बैसाखी का दिन है, काफी सारी भीड़ है, इसी समय पे गोलियां चला दी जाती हैं, जो भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। क्योंकि वहां पे क्या था? मार्शल लॉ लागू था, और इसी लॉ के चक्कर में जो डायर है, डायर इसका मुख्य दोषी था, उसने क्या किया? गोलियां चलवा दी। बहुत सारे व्यक्ति मारे, लगभग 1000 से ऊपर इसमें व्यक्ति जो है वो समाप्त हो जाते हैं। सरकारी रिपोर्ट तो ये बोलती है कि 379 यानी कि 379 व्यक्ति ही इसमें समाप्त हुए हैं, लेकिन काफी सारे व्यक्ति समाप्त हुए। कहा जाता है कि 6 सप्ताह का इसमें एक बच्चा भी था। और जो कुआं है, कुएं में लगभग 100 से ज्यादा वहां पर आदमी मिले थे, क्योंकि आदमी डर के मारे कुएं में कूद रहे थे, सोच रहे थे कि कुएं में कूदने से बच जाएंगे, लेकिन वो वहां पर समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसा बहुत ज्यादा जो एक क्रूर हत्याकांड इसको हम कह सकते हैं, तो वही था जलियांवाला बाग। और उसी के जो उसमें है हंटर आयोग की नियुक्ति ही हुई थी। और क्यों हुई थी? ताकि ये जांच कर पाए कि कितने व्यक्ति मरे हैं, इसमें किसकी गलती है, इसमें कौन दोषी है। तो इसमें दोषी कौन पाया गया था? तो जनरल जो डायर है वो दोषी पाया गया था। डायर दोषी तो पाया गया, इसको यहाँ से हटा दिया गया और बाद में कहाँ भेज दिया गया? इंदौर। लेकिन जब ये इंदौर जाता है तो वहां पे इसके लिए सॉर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। सॉर्ड ऑफ ऑनर यानी बहादुरी की तलवार, ऐसा कहकर वहां संबोधित किया गया। मतलब यहाँ तो दिखाने के लिए इसको यहाँ से नौकरी से हटा दिया, लेकिन जब ये ब्रिटेन पहुंचता है तो इसका वहां पर सम्मान किया जा रहा है कि आपने अच्छा काम किया है। तो अंग्रेजों का ये दोहरा जो चरित्र है वो हम देखते हैं। तो याद रखना, हंटर आयोग की जो नियुक्ति है वो कब की गई है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। काल कोठरी की घटना कहाँ से संबंधित है? ये 1757 से संबंधित है, यानी कि 1757 से संबंधित, मतलब जो सिराजुद्दौला है उससे संबंधित है। ठीक है ना। 1857 का विद्रोह तो हम जानते ही हैं। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन का बुरा है, ये लगभग 1905 की
बात है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या प्रश्न है। गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य है अधिक उत्पादन से, घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से, उपभोग के लिए उत्पादन से, कम निवेश में से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, निवेश कम हो, अधिक उत्पादन हो और अधिक लोगों के लिए, इसी को क्या कहा गया है, गांधीयन इनोवेशन। इसका क्या आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न है, शंकर शिवदरे संबंधित थे, थरसाना सत्याग्रह, सोलापुर सत्याग्रह, पेशावर सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। शंकर शिवदरे, देखिए धरसाना सत्याग्रह जो संबंधित है वो कहां से संबंधित है, सरोजनी नायडू से, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। याद रखिएगा, ये पूरे के पूरे जितने भी हैं इनका जो संबंध है वो 1930 के सविनय अभिज्ञा आंदोलन से है। किससे है, सविनय अभिज्ञा आंदोलन, सविनय अभिज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो धरसाना सत्याग्रह सरोजनी नायडू से संबंधित है। पेशावर जो सत्य और है, समय कब का है, 1930 में लिख दिया। पेशावर सत्याग्रह है तो ये कहां से संबंधित है, ये संबंधित है मुख्यतः जो पठान है, खान अब्दुल गफ्फार खान का आपने नाम सुना होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। जो पाकिस्तान वाला जो पेशावर वाला क्षेत्र है वही है ना। तो कौन, खान जो पठान वाला क्षेत्र है, माफ करिएगा पेशावर वाला जो क्षेत्र है पाकिस्तान वाला, वहां पर जो पठान लोग हैं वहां पर वो आंदोलन कर रहे हैं। किसके नेतृत्व में, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हीं को क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी भी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। 1930 की ये सब बातें चल रही हैं। तो धरसाना सत्याग्रह हो गया सरोजनी नायडू, पेशावर सत्याग्रह हो गया पठान यानी खान अब्दुल गफ्फार खान हो गए। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, ये विनोबा भावे से जुड़ा हुआ है। किससे, विनोबा भावे से जुड़ा हुआ है। ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही होते हैं। इसमें होता क्या था, व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले वहां के कलेक्टर वो बता दिया जाता है कि भैया हम ऐसा भाषण देंगे, और भाषण देने से पहले ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती थी। तो ये व्यक्तिगत क्या था, सत्याग्रह था, है ना। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा है तो उसी के समय पर ये व्यक्तिगत क्या है, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह है, मतलब उसी के समय पे। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह, इनसे संबंधित है विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए अब सोलापुर सत्याग्रह बचा, तो ये किससे संबंधित है, शंकर शिवदरे से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शंकर शिवदरे। चलिए अब देखिए यहाँ से आपके कितने सारे जो क्वेश्चन है वो निकल के आए। धरसाना सत्याग्रह सरोजनी नायडू, पेशावर सत्याग्रह पठान खान अब्दुल गफ्फार खान, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो विनोबा भावे हैं और जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चल रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा मार्शल लॉ नहीं लगाया गया था। क्या बोला, नहीं लगाया गया था। चलिए, गांधी जी ने लोगों को हिंसा की निंदा करने से इनकार कर दिया था। चलिए भैया, यह शुरू में एक ग्रामीण विद्रोह के रूप में शुरू हुआ जिसे बहिष्कार और धरना के द्वारा चिन्हित किया गया था। ठीक है भैया। तीसरा है, इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। ये हो कब रहा है दोस्तों चालू, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में तो चालू हो रहा है। कुछ इसकी बातें हैं, इसको अगस्त क्रांति भी बोलते हैं क्योंकि 8 अगस्त को ये चालू हो रहा है। 9 अगस्त को सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, है ना। तो याद रखना 8 अगस्त। इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्वतः स्फूर्त आंदोलन। अपने आप ही इसमें ऊर्जा आ रही है, देने की जरूरत नहीं है, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही इतनी प्रचंड तरीके से उग्र हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, स्वतः स्फूर्त आंदोलन। ये हो कहां से रहा था, मुंबई के जो ग्वालियर टैंक है मुंबई का, वहां से इसका जो प्रस्ताव है मुंबई का ग्वालियर टैंक, ग्वालियर टैंक, यहां से ये चालू हुआ है ना, मुंबई के। और इसकी जो अध्यक्षता थे वो कौन कर रहे थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या कर रहे हैं, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। 9 तारीख को सभी लोगों को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। 8 अगस्त को ही होता है। 9 तारीख को जब गिरफ्तार करते हैं तो किस आधार पे, ऑपरेशन जीरो पावर के आधार पर गांधी जी के साथ में सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। गांधी जी को तो आगा खां पैलेस में रख दिया जाता है सरोजनी नायडू के साथ में और जो व्यक्ति हैं उनको अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया जाता है।
तो ये था हमारा पूरा का पूरा भारत छोड़ो आंदोलन। अब हमें देखना है कि इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर क्या है, मुंबई के ग्वालियर टैंक में शुरू हुआ। इसका आप सीधा ऑप्शन देखेंगे तो यह शुरू में ग्रामीण विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। ऐसा था क्या? बिल्कुल नहीं था। इसीलिए इसका ये वाला जो आंसर है वो सही नहीं है। बाकी के जितने भी आंसर है वो क्या है? सही है। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमें सही नहीं है पे लगाना है। तो ये शुरू में ग्रामीण विद्रोह था, ऐसा है क्या? नहीं था ग्रामीण विद्रोह, है ना। इसी में गांधी जी ने क्या दिया था? डू एंड डाई, करो या मरो, करो या मरो। क्लियर है? आगे चलते हैं। आजाद दस्ता बौर लाल सेना, ये आजाद दस्ता और बौर लाल सेना संबंधित थे। इसका नाम है आजाद दस्ता, आजाद दस्ता और भूमिगत सेना, भूमिगत सेना। वो थोड़ा मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं। आजाद दस्ता है और भूमिगत सेना है, ये संबंधित थे। किससे? समानांतर सरकारी आंदोलन की स्थापना। सब ये 1942 में ही हो रहे हैं, याद रखना। समानांतर सरकारें हो रही हैं, बिहार में अलग हो गई है, अलग क्षेत्र में अलग हो गई है, तो इससे संबंधित है क्या? या फिर आजाद हिंद सेना या भारतीय राष्ट्रीय सेना, इससे संबंधित है? भूमिगत आंदोलन है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो नाम है वो क्या है? भूमिगत आंदोलन। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भूमिगत आंदोलन। तो चाहे आजाद दस्ता है, भूमिगत जो आंदोलन है वो इसी से संबंधित है, भूमिगत आंदोलन। इसमें हो क्या रहा था? रेडियो प्रसार प्रचार, यानी इसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो भूमिगत रहकर, यानी अंग्रेजों से दूर होकर रेडियो प्रसार के माध्यम से प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। तो इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका थी इसमें। ठीक है ना। जैसे राम मनोहर लोहिया हो गए, वो भी इस समय थे, है ना। और भी बहुत सारे व्यक्ति थे, जैसे कि जय नारायण हो गए, वो भी इस समय पर थे। तो ये सब लोग भूमिगत रहकर इन सब चीजों को कर रहे हैं। जैसे कि सुचेता कृपलानी है, वो भी इस समय पर आ गई। जितने नाम ले रहा हूँ उन सबको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? मुंबई, शांति निकेतन, दक्षिण अफ्रीका और पुणे। कहाँ पर अपनाया हुआ है गांधी जी ने जो सेवा धर्म है वो अपनाया है? दक्षिण अफ्रीका। अच्छा, गांधी जी देखिए दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? एक अब्दुल्ला नामक सेठ व्यापारी थे, तो इनकी सहायता करने के लिए गए थे। किनके? अब्दुल्ला जी का जो है वो केस लड़ने के लिए। अब्दुल्ला इनके आग्रह पर इन्होंने बुलाया कि भैया आप आइए हमारे यहाँ पर, हमारा ये जो केस है वो लड़िए। तो ये जाते हैं और इनको कहीं ना कहीं वहाँ पर न्याय मिलता है। गांधी जी ने वहाँ पे बहुत सारे काम किए हैं, जैसे टॉलस्टॉय आश्रम है, टॉलस्टॉय आश्रम, फिनिक्स आश्रम। एक पत्रिका उन्होंने वहां पर चलवाई, वो कौन सी थी? इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन। ऐसी इन्होंने वहां पर क्या चलाई है? जो पत्रिकाएं भी चलाई हुई हैं। तो दक्षिण अफ्रीका से जब भारत आते हैं तो ये तारीख भी पूछी जाती है। तो कब आ रहे हैं? 9 जनवरी 2015 को। इसी दिन क्या मनाया जाता है भारत में? प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है ना, भारतीय दिवस याद रखिएगा। ये तारीख जो है वो पूछी जाती है। जबकि जो विवेकानंद जी हैं वो 12 जनवरी युवा दिवस मनाया जाता है ना, वो 12 जनवरी उनके लिए युवा दिवस है। और यहाँ पर ये क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस होता है 9 जनवरी 2015 को, क्योंकि गांधी जी वहां से लौट रहे हैं। गांधी चूंकि दक्षिण अफ्रीका में जीत के आए हैं, अच्छा काम करके आए हैं, तो इनका बहुत भव्य स्वागत भी हो रहा है। आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? ऑपरेशन रूबिकॉन फटकूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग किया जाना था? जेल में बंद गांधी जी का आमरण अनशन, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की सहभागिता, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑपरेशन रूबिकॉन बटकूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग किया जाना था? शब्द समझिए, ऑपरेशन रूबिकॉन। ये जो ऑपरेशन रूबिकॉन है ये दरअसल अंग्रेजों का था, एक शब्द था जो कि गांधी जी के आमरण अनशन से संबंधित था। गांधी जी क्या करते थे? जब भी कोई बात को मनवाना होता था तो हर बात में, हर एक घटना में आमरण अनशन में बैठ जाया करते थे। तो अंग्रेज जानते थे कि इनका आमरण अनशन में बैठना ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आमरण अनशन में बैठते थे तो सभी लोग इनसे जुड़ने लगते थे, इनका जो तबका है बढ़ने लगता था। तो ये ऑपरेशन रूबिकॉन से संबंधित था कि ये आमरण अनशन पर नहीं बैठ पाए। तो ये आमरण अनशन से संबंधित था, याद रखिएगा। तो जेल में बंद गांधी जी का जो आमरण अनशन है वही ऑपरेशन रूबिकॉन। उन्होंने एक शब्द दे रखा था, आपस में वो लोग जब बात करते थे तो इस शब्द का प्रयोग करते थे ताकि गांधी जी का जो आमरण अनशन है ये हर बार नहीं हो पाए, क्योंकि जैसे ही होता था तो लोग फिर से जुड़ने लगते थे इनके पास में। क्लियर है? अब देखिए, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की सहभागिता, ये कब की थी? गोलमेज सम्मेलन में गांधी दूसरे गोलमेज में गए हैं। किसमें? बस एक ही गोलमेज में गए हैं, गोलमेज में। और वहां से भी निराश होकर हाथ
इनको कुछ मिलता नहीं है, वहां से ये निराश होकर लौटते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर भीमराव अम्बेडकर भी हैं, है ना, और जो मुस्लिम वाले हैं वो भी हैं वहां पर। तो ये लोग आपस में ही एक नहीं हो पा रहे थे। तो इस वजह से गांधी जी जो अपनी बातें मनवाने गए थे या जो अपना पक्ष रखने गए थे, तो लोग आपस में बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। तो इस वजह से जो काम गांधी जी करने गए थे वहां पर नहीं हो पाया। एक तरीके से जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है वो भी विफल हो जाता है आपसी फूट की वजह से। क्लियर है ना? मुस्लिम लीग अपनी बात बता रही है और जो अम्बेडकर जी हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं, गांधी जी अपना पक्ष रख रहे हैं। तो अंग्रेजों को क्या लगा कि जब लोग आपस में ही एक नहीं है तो फिर हम कैसे इनसे वार्ता करेंगे, आगे हम की बात को कैसे बढ़ाएंगे। तो इनका जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है वो विफल हो जाता है। ठीक है, और सविनय विज्ञान आंदोलन को दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले वाले में जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था सविनय विज्ञान आंदोलन चल रहा था, और उस समय पर जब इन्हें देखा अंग्रेजों ने कि इनके पास में बहुत भीड़ आ रही है, तो उन्होंने गांधी से बोला कि हम आपकी जो मांगे हैं उनको मानेंगे, आप आइए हमारे पास में, अपन चर्चा करेंगे, बात का कुछ ना कुछ हल निकलेगा। तो गांधी जी उनकी बात को सुनकर जाते हैं, लेकिन जब वहां जाते हैं तो उनकी वार्ता सफल नहीं हो पाती है। तो याद रखना, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बस गए हैं। भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता गजलू लक्ष्मी नारसू चेट्टी निम्न में से किस आंदोलन से जुड़ी हैं? मद्रास नेटिव एसोसिएशन, विशाल आंध्र आंदोलन या तेलंगाना आंदोलन? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? मद्रास नेटिव एसोसिएशन। क्या है? मद्रास नेटिव एसोसिएशन। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्न में से किस संगठन में विलय हो गया? तो भैया यंग बंगाल आंदोलन, बॉम्बे प्रांतीय संघ, ईस्ट इंडिया संघ या भारतीय संघ? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो इनका दूसरा वो हो रहा है 1986 में, है ना, 1986 में हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किसमें विलय हो गया था, मतलब ये दोनों आपस में एक हो गए थे, तो भारतीय संघ में विलय हो जाता है। अब आप लोग बताइएगा 1986 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? 1986 के दूसरा ही अधिवेशन है, पहले के तो विमेश चंद्र बनर्जी थे, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो फिर 1986 के कौन थे? चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था 1910, 1911, 1913 या 1912? तो गीतांजलि का जो अंग्रेजी संस्करण है दोस्तों वो कब प्रकाशित हुआ है? 1912 में अंग्रेजी संस्करण जो है वो प्रकाशित हुआ है। ठीक है, इसको और किस नाम से भी जाना जाता है? सिंगिंग एंजल। सिंगिंग, ये प्रश्न दूसरी बार आया है, क्लास में और आ चुका है, सिंगिंग एंजल, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है इनकी रचना के लिए। ठीक है, अब बताइएगा उनकी वो कौन सी रचना थी? गीतांजलि है या फिर कोई और उनकी रचना है जिसके लिए उन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न है, आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की है? ज्योतिबा फूले, पंडिता रमाबाई, एनी बेसेंट या लेडी सदाशिव अय्यर? तो भैया किसने कर रखी है आर्य महिला सभा की स्थापना? देखिए ज्योतिबा फूले किससे जुड़ी हुई है? सत्य शोधक समाज, है ना, सबका देख लेते हैं, सत्य शोधक समाज। पंडिता रमाबाई किससे जुड़ी हुई हैं? यही जुड़ी हुई हैं आर्य महिला सभा से, आर्य महिला सभा। एनी बेसेंट किससे जुड़ी हुई हैं? तो ये जुड़ी हुई हैं होम रूल से। होम रूल, होम रूल कब हुआ है दोस्तों? तो होम रूल हुआ है 1916। ठीक है, लेडी सदाशिव अय्यर जो जुड़ी हुई हैं, ये किससे जुड़ी हुई हैं? ये हैं वीमेंस इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, ये 1917 है। क्लियर हो गया? तो चारों को अपन ने देख लिया, ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज है, पंडित रमाबाई आर्य महिला सभा, एनी बेसेंट होम रूल। एनी बेसेंट ने होम रूल किनके संग चालू किया था? तो तिलक का अपना होम रूल है और एनी बेसेंट का अपना अलग होम रूल है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? सत्यार्थ प्रकाश मूलतः किस भाषा में रचित है? मेरे अंदाज से ये वाला प्रश्न भी रिपीटेड है क्योंकि एक बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो संस्कृत है, हिंदी है, बांग्ला है या मराठी है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो मूलतः है वो हिंदी में रचित है। हम सोच लेते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश संस्कृत में होगी, लेकिन वो हिंदी में। याद रखिएगा 1875 में हो रही है। कब? 1875 में सत्यार्थ प्रकाश। इसी में उन्होंने जो अपना नारा दिया है, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उस समय पर अगर हम देखें तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती का एक पॉइंट ऑफ व्यू था, जो देखने का नजरिया था, उसमें यही था कि हम पहले से ही बहुत मजबूत हैं, हमारे अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान पहले से है, बस हम थोड़ा भटक गए हैं, हमें अपनी पुरानी संस्कृति की ओर जाना है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है?
यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा कथन है। इतना तगड़ा जो कथन है वो किस व्यक्ति का हो सकता है? राम मनोहर राय, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक या शिव दयाल खत्री। आपको इनमें से ऐसा कौन व्यक्ति है जो ऐसी बातें बोलेगा? ऐसी बातें बोलने के लिए अंदर से बहुत वैसा चाहिए, मतलब एक बहुत तेज व्यक्ति चाहिए, है ना। तो आप समझिए, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ही हैं जो ऐसी बातें बोल देते हैं, है ना। और उनकी जो वाणी है उसमें कटुता है, मतलब कटुता का मतलब थोड़ा कठोरपन है ना। कटुता से मेरा मतलब यहाँ कठोरपन से है कि उनकी वाणी जो है वो कठोर है। किस मामले में कठोर है? वो उस मामले में कठोर है कि जब वो देखते हैं कि व्यक्ति कहीं कमजोर पड़ रहा है, जब वो देखते हैं कि व्यक्ति घुटनों पे बैठ गया है, अपने अधिकारों के लिए वो भीख मांग रहा है, उस समय वो कठोर हो जाते हैं। उस समय वो हमेशा ये बोलेंगे कि नहीं, आप पैरों पे खड़े हो और अपना अधिकार छीनने का प्रयास करो। तो इस मामले में जो है वो कौन है? बाल गंगाधर तिलक। इनकी जो गीता है वो किससे संबंधित है? प्रवृत्ति मार्ग से संबंधित है, ना कि निवृत्ति मार्ग से संबंधित है। प्रहार करना सिखाती है, ना कि प्रहार को सहना सिखाती है ना। भाग जाना नहीं बताती संसार से कि संसार से आप भाग जाइए, वो कहती है संसार में रहकर ही हमें अपने कर्म को करना है। तो इनकी जो गीता है वो किससे संबंधित है? प्रवृत्ति मार्ग से। आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न क्या है? 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या की किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया है? बुद्धिजीवी, नागरीय उच्च जातियां, निर्धन वर्ग और उदार रजवाड़े। यह रजवाड़े हैं। किन को आकर्षित किया है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? इनमें से कौन से किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया है? तो याद रखिएगा, निर्धन वर्ग जो है वो ज्यादा उत्साहित नहीं हो पा रहा है। तो जब उत्साहित नहीं हो पा रहा है तो सम्मिलित भी नहीं होगा, क्योंकि भाई वो अपनी निर्धनता से परेशान है। उस समय गरीबी, अकाल इतने ज्यादा पड़ रहे थे कि अकाल की मार भारत झेल रहा था कि व्यक्ति अपने से ही परेशान है, तो वो कहाँ इतना ज्यादा आएगा। तो निर्धन व्यक्ति इस समय पर ज्यादा उत्साहित नहीं है, तो फिर वो ज्यादा शामिल नहीं है। तो इसमें बुद्धिजीवी प्रभावित हो रहे हैं, नगरीय उच्च जातियां भी प्रभावित हो रही हैं, जो रजवाड़े हैं वो भी हो रहे हैं, लेकिन जो निर्धन वर्ग है वो इसमें नहीं हो पा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 1, 2 और 4। कौन सा? 1, 2 और 4। आगे चलते हैं। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है भैया 1828। कौन है? राजा राम मोहन राय। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कर रखी है। किस पे आधारित है? नास्तिकता पर, यानी भगवान को नहीं मानते। बिल्कुल ऐसा है क्या? अद्वैतवाद शंकराचार्य वाला, एक देववाद यानी एक ईश्वर, बहुदेववाद यानी बहुत सारे देवता। तो किसको मानते हैं? वो मानते हैं दरअसल एक देववाद पर। ऐसा नहीं है कि वो अद्वैतवाद से प्रभावित नहीं है, प्रभावित है, उपनिषदों से वो प्रभावित हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो मानते किसको हैं? एक देववाद यानी एक ईश्वर। ऐसा भी आ सकता है एकेश्वरवाद को वो मानते हैं। कौन? कारण उसका ये भी है कि उस समय पर जो समाज है उसका पतन का एक सबसे बड़ा कारण है कि धर्म के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। इतना ज्यादा डराया जा रहा है कि मूर्तियों की पूजा तो हो ही रही है, इसके अलावा व्यक्ति वैसे ही अंग्रेजों से परेशान है। दूसरी बात, उसको टैक्स इतना देना है, ऊपर से धर्म के नाम पर जब वहां से काम नहीं हो पा रहा है तो धर्म के नाम पर वैसे ही बेवकूफ बन रहा है। तो उस समय पर इतनी ज्यादा कुरीतियां फैली हुई है कि उन्होंने एक ईश्वरवाद को माना, एक देववाद को माना, क्योंकि उस समय जरूरत भी थी और ऐसा माहौल भी बन चुका था कि क्योंकि व्यक्ति को अपने ऊपर तो भरोसा ही नहीं है। उसको भरोसा सिर्फ यही पे है कि भैया ये हमारा काम कर देंगे, यहाँ पर इतना चढ़ावा चढ़ा दो, यहाँ पर ये कर दो। तो उस समय बहुत सारे पाखंड भी हो रहे हैं। मूर्ति पूजा के नाम पर तमाम तरीके के जो बलि हैं, है ना, चाहे पशुओं की बलि दी जा रही हो, अन्य बलि दी जा रही हो, यज्ञ के नाम पे छोटे यज्ञ नहीं है, बहुत बड़े बड़े यज्ञ हैं। तो ये सब चीजें जब उस समय पर हो रही हैं तो उन्होंने उनका विरोध किया, जिनको हम कर्म कांड या आडंबर भी कहते हैं। तब उन्होंने कहा कि ये ईश्वर एक है, एक देववाद पर। आगे चलते हैं। अधिकतम धर्मों का हम समय देखते हैं तो एक देववाद की वो समर्थक है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक जिन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखी है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, भास्कर राव जाधव या पेरियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फूले। अभी अपन ने देखा था ना, सत्यशोधक समाज के संस्थापक। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? राधा स्वामी सत्संग लाहौर, भारत धर्म महामंडल दिल्ली, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता या देव समाज बनारस। इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही कहां पर है तो देख लेते हैं। देखिए, ये जो देव समाज है ना, ये होता है मुख्यतः लाहौर में। कहां होता है? लाहौर में। चलिए भैया, इसका तो लाहौर है, क्लियर है। सनातन धर्म रक्षणी सभा जो है ये कहां पर है? तो ये दोस्तों कलकत्ता में। ये बोल रहे हैं सही, बाकी के पूरे क्या है? गलत है। भारत धर्म महामंडल जो है ये कहां पर होता है? तो ये तो होता है बनारस में। क्लियर? भारत धर्म महामंडल हो गया बनारस और देव समाज हो गया कहां पे? लाहौर में। अब ये जो राधा स्वामी सत्संग है ये कहां होता है? तो ये हो जाता है आगरा में।
कहाँ होता है? आगरा में। अब बचा कौन सा? एक बचा, तो वो कौन सा वाला है? वो है सनातन धर्म रक्षणी सभा। तो ये कहाँ हो जाता है? ये कलकत्ता में हो जाता है। तो कौन सा सही है? ये सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता। चिंता नहीं करिए, इसकी पीडीएफ जो है वो आपको